नमस्कार मित्रों, हमारे इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आधुनिक भारत के इतिहास की श्रृंखला में ये हमारा तीसरा वीडियो है। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि भारत में सबसे पहले यूरोपीय पुर्तगाली कहाँ से आए, कब आए, किन रास्ते से आए। वास्को डी गामा ने कब भारत की खोज की, किस रास्ते से आया, किस स्थान पर, किस तट पर पहुंचा था। और दूसरी क्लास हमारी थी डच भारत में कब आए, किस रास्ते से आए, कौन सी फैक्ट्रियां स्थापित की। और तीसरे भारत में आए थे अंग्रेज, जो ब्रिटेन या इंग्लैंड के निवासी हुआ करते थे। इन्होंने भारत में, अंग्रेज ही सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत पर 200 वर्षों तक राज किया। भारत को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सभी प्रकार के दृष्टिकोण से भारतीयों को शोषण किया, भारत पर राज करने का प्रयास किया। इन्होंने कहाँ कहाँ फैक्ट्रियां स्थापित की, किस प्रकार अपनी प्रतिद्वंदी कंपनियों को हराकर भारत से भगा दिया, और खुद है वो भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था पे हस्तक्षेप करने के लिए मजबूत हुए। तो इन सब बातों के बारे में हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, अंग्रेज, भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ था। भारत ने त्रिकोण व्यवस्था के माध्यम से भारत की राजनीतिक व्यवस्था को जकड़ा। सबसे पहले इन्होंने मद्रास पे कब्जा किया, मद्रास प्रेसिडेंसी को कब्जे में लिया, फिर बंबई प्रेसिडेंसी और कलकत्ता प्रेसिडेंसी। इस प्रकार त्रिकोण के माध्यम से एक स्थापित कर भारत की राजनीतिक व्यवस्था को कायम करने का प्रयास किया था। और सबसे पहले ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ के आज्ञा पत्र द्वारा। हम पढ़ते हैं ईआईसी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कब बनी, कैसे बनी, किस प्रकार भारत में व्यापार के बहाने ये भारत आई थी। तो ब्रिटेन के महारानी थी जिसका नाम था एलिजाबेथ। इसके आज्ञा पत्र द्वारा, कौन सा पत्र, आज्ञा पत्र के द्वारा ये एक कंपनी की स्थापना की थी। पहले इस कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं था, बल्कि इसका नाम था द गवर्नर एंड मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट। इस कंपनी का ये बहुत बड़ा नाम था, द गवर्नर एंड मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट नाम की कंपनी भारत में व्यापार के लिए 15 वर्षों का एकाधिकार, अर्थात 15 वर्षों के लिए व्यापार करेगी भारत के साथ। एकमात्र कंपनी ब्रिटेन की होगी। ये आज्ञा पत्र के द्वारा ये कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। और आगे के टाइम पीरियड में महारानी एलिजाबेथ का जो आज्ञा पत्र द्वारा ये कंपनी बनी थी, और महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु हो गई थी 1603 ईस्वी में। कंपनी कब बनी, 1600 ईस्वी में, लेकिन 3 वर्षों के बाद में महारानी की मृत्यु हो जाती है। और फिर ब्रिटेन के राजा बनते हैं जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम ने 1608 ईस्वी में हॉकिंस को राजदूत बनाकर भारत में, आपको पता है कि 1600 ईस्वी के आसपास भारत में केंद्रीय सत्ता मुगलों के हाथ में थी, और मुगलों में अकबर नाम का राजा राज करता था। तो जेम्स प्रथम ने 1608 ईस्वी में हॉकिंस, ये इंपोर्टेंट प्रश्न है, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, जेम्स प्रथम का राजदूत था हॉकिंस। राजदूत बनकर भारत में अकबर के नाम से एक व्यापार का पत्र लेकर भारत आया था। और जो ये अकबर के नाम से पत्र लिखा था, उसने जेम्स प्रथम ने हॉकिंस को भेजा था राजदूत बनाकर। अकबर, हमें पता है कि अकबर की मृत्यु हो चुकी है 1605 ईस्वी को, लेकिन फिर भी 1608 में 3 साल बाद में अकबर के नाम से पत्र लेके आ रहा है। हमें पता है कि पुराने समय में संदेश, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये इंस्टाग्राम, ये इंटरनेट की सुविधा नहीं थी। मौत की, जो अकबर की मृत्यु हो चुकी थी, ये सूचना इंग्लैंड को पहुंची नहीं थी। ये फिर भी अकबर के नाम से पत्र आया था। अकबर की मृत्यु तो 1605 में हो चुकी थी। फिर हॉकिंस जहांगीर के दरबार में उपस्थित होता है 1608 में। अकबर की तो मृत्यु हो चुकी है, तो वो 1608 में जहांगीर के दरबार में आता है, और जहांगीर से वो सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के लिए, सूरत में व्यापार करने की अनुमति है वो ले लेता है जहांगीर के द्वारा। जहांगीर के द्वारा अनुमति सूरत को दे दी गई। फिर अंग्रेजों की, यह प्रश्न इंपोर्टेंट है, अंग्रेजों की पहली व्यापारिक कोठी 1608 में सूरत में स्थापित हुई थी। यह फैक्ट इंपोर्टेंट है। अंग्रेजों की पहली व्यापारिक कोठी भारत में 1608 ईस्वी में सूरत में स्थापित हुई थी। मैंने मुख्य मुख्य बातें जो प्रतियोगी परीक्षा के लिहाज से इंपोर्टेंट है उन्हीं को लिखने का प्रयास किया है, अन्य बातों को मैंने छोड़ा है। जो अंग्रेजों की अन्य व्यापारिक कोठी एक मद्रास में स्थापित हुई थी, जो 1611 में स्थापित हुई थी। और हॉकिंस जो था, जो प्रथम राजदूत बन के आया था,
वो ये प्रश्न भी पूछा जाता है, हेक्टर नामक जहाज लेकर भारत आया था, हेक्टर नामक जहाज लेकर भारत आया। और ये जो हॉकिंस राजपूत था, ये तुर्की, फारसी और अंग्रेजी भाषाओं का जानकार था, अर्थात दुभाषिया बहुभाषिया भी था, तुर्की, फारसी और अंग्रेजी का एक जानकार भी था ये। जहांगीर ने 400 का मनसब व जागीर दी थी। जैसे ये राजदूत उनके दरबार में आया जहांगीर के, तो उसको 400 का मनसब प्लस जागीर, मनसब कितना था 400 का। मनसबदारी प्रथा भारत में अकबर द्वारा शुरू की गई थी, और मनसबदारी प्रथा 400, 800, 1000, 4000 इस प्रकार ये मतलब मुगलों के विश्वास को दर्शाती है। मुगलों को कितना विश्वास होता था, उस राजा को सम्मान, उसको मतलब घोड़े की रखने की इजाजत दी जाती थी, इसको मनसबदारी प्रथा। और भारत में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत अकबर नामक शासक द्वारा की गई थी। और सर उसके बाद पहले आया था व्यापार, हॉकिंस नामक राजदूत आया। अब आया सर टॉमस रो 1615 ईस्वी में जहांगीर से मिला। दूसरा कौन है, दूसरा राजदूत है सर टॉमस रो, 1615 में जहांगीर से मिलता है। और ये राजस्थान के अजमेर में स्थित मैगजीन दुर्ग या अकबर के किले में आकर मुलाकात करता है जहांगीर से सर टॉमस रो 1615 में। 1632 में गोलकुंडा के शासक द्वारा टैक्स फ्री व्यापार का सुनहरा फरमान कंपनी को मिला। अब देखो धीरे धीरे अंग्रेज है वो भारतीय राजाओं से टैक्स फ्री व्यापार करने की धीरे धीरे अपनी जो फैलाने की क्षमता बढ़ा रहे हैं। गोलकुंडा का जो शासक था उसने टैक्स फ्री व्यापार की अनुमति दे दी अंग्रेजों को, तो अंग्रेजों को धीरे धीरे ज्यादा लाभ होने लग गया। टैक्स फ्री मतलब सिर्फ 500 पेगड़ा सिक्कों के बदले पूरे गोलकुंडा में आप ही राज करो, अर्थात गोलकुंडा जो रियासत थी उससे जितना भी टैक्स लगाकर अंग्रेज लेते थे वो सब अंग्रेज ही रखते थे, उसके बदले 500 पेगोड़ा सिक्का है वो मुगल दरबार में जाता था। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा भी है, पेगोड़ा नामक सोने का सिक्का डचों द्वारा चलाया गया, और गोंड्रिया किला पुलिकट में डचों द्वारा स्थापित किया गया। ये दो बातें मुख्य इंपोर्टेंट बातें जो पिछली कक्षा में हमने पढ़ी है। और 1639 ईस्वी में चंद्रगिरी के राजा द्वारा मद्रास अंग्रेजों को मिल गया। बहुत इंपोर्टेंट, कब 1639 ईस्वी में चंद्रगिरी के राजा द्वारा मद्रास, ये मद्रास के क्षेत्र जो वर्तमान में तमिलनाडु चेन्नई के आसपास का क्षेत्र है, ये चंद्रगिरी के राजा द्वारा अंग्रेजों को फ्री में व्यापार करने के लिए मिल गया। इस प्रकार अंग्रेजों ने सबसे पहले दक्षिण में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए, अपनी मजबूती कायम करनी शुरू कर दी। और फैक्ट्री हम पढ़ते हैं कि अंग्रेजों ने फैक्ट्री स्थापित की, सूरत में की, पुलिकट में की, मद्रास में की, और कलकत्ता में फैक्ट्री स्थापित की, मुंबई में फैक्ट्री स्थापित की। ये फैक्ट्रियां क्या है, आज की फैक्ट्रियां और अंग्रेजों के जमाने की फैक्ट्रियों में बहुत अंतर है। पुराने समय में, अंग्रेजों के समय में फैक्ट्री का आशय था कि फैक्ट्री में वस्तुओं को इकट्ठा करके व्यापार हेतु प्रयोग में लेना, अर्थात अंग्रेज ज्यादा से ज्यादा अपना खुद का फायदा देखते थे, बल्कि आज की फैक्ट्रियां लोगों के आर्थिक विकास करने हेतु स्थापित होती है, वस्तु का उत्पादन करने के लिए फैक्ट्रियां स्थापित होती है, न कि व्यापार के लिए। देखो पुराने वस्तुओं के आदान प्रदान का स्थान होता था, सबसे पहले वो अंग्रेज अपना ज्यादा फायदा देखते थे और भारतीयों के साथ शोषण करते थे, न कि उत्पादन का केंद्र, बल्कि आदान प्रदान वस्तुओं का करने तो जो स्थान होता था उसको फैक्ट्री बोलते थे। अंग्रेजों ने मद्रास में सेंट जॉर्ज किला, यह प्रश्न भी पूछा जाता है, सेंट जॉर्ज किला कहां पर बना हुआ है, मद्रास में, यहाँ पर सेंट जॉर्ज किला अंग्रेजों ने मद्रास में बनाया था। कौन सा किला, सेंट जॉर्ज किला। आगे की बात, अब धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपनी जो प्रतिद्वंदी कंपनियां, अर्थात जो कंपटीशन करने वाली कंपनियां थी, उनको धीरे धीरे भारत से बाहर करना शुरू कर दिया। जैसे पहले पुर्तगाली डचों को धीरे धीरे बाहर करना शुरू किया। जब पुर्तगाली अंग्रेजों से ज्यादा भिड़ भी नहीं सकते थे, इसलिए अंग्रेजों के साथ मधुर संबंध बढ़ाने के लिए पुर्तगाल की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था कैथरीन, इसकी शादी ब्रिटेन के राजा जेम्स द्वितीय, कौन सा राजा था, जेम्स द्वितीय, कैथरीन पुर्तगाल की राजकुमारी के साथ शादी कर दी गई। पुर्तगाल की राजकुमारी थी कैथरीन, जिसकी शादी राजा जेम्स द्वितीय के साथ कर दी गई ब्रिटेन में। ब्रिटेन के राजा थे जेम्स द्वितीय, उसके साथ कर दी गई, और राजा चार्ल्स द्वितीय को बंबई दहेज में दे दिया। बंबई पर अधिकार किसका, पुर्तगालियों का। पुर्तगालियों ने बंबई को ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय को दहेज में दे दिया। इस प्रकार देखो धीरे धीरे बंबई है वो ब्रिटेन के हाथों में चला गया, ये बंबई क्षेत्र भी धीरे धीरे अंग्रेजों के हाथों में जा रहा है। और राजा चार्ल्स द्वितीय जो ब्रिटेन का महाराजा था, उसने 1668 ईस्वी में
बंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। ये बात फिर से आ गई, देखो मद्रास पर पहले कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने, फिर बंबई पर आ गए। बंबई पहले तो दहेज में दिया गया पुर्तगालियों द्वारा, और फिर ब्रिटेन के राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज पर पट्टे पर दे दिया। और फिर एक प्रश्न और बनता है, बंबई शहर और बंबई शहर का जो बंदरगाह है इसकी स्थापना किसने की? बंबई शहर और बंबई बंदरगाह की स्थापना की थी गेराल्ड आयंगर। हालांकि मैं इस शब्द को बता दूं कि ये पुराने नाम है, कलकत्ता अब कोलकाता हो चुका है, मद्रास अब चेन्नई हो चुका है, बंबई अब मुंबई हो चुका है। इन तीनों क्षेत्रों का नाम बदल चुका है, ये पुराने नाम है जो उस समय अंग्रेजों के आगमन के टाइम थे। अब तीसरा क्षेत्र बना है कलकत्ता। कलकत्ता अंग्रेजों के आगमन के टाइम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण औद्योगिक और कृषि के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र था। और जो कलकत्ता पर अधिकार मतलब इस क्षेत्र पर अधिकार करता था वो पूरे भारत की राजनीतिक व्यवस्था पर अधिकार करता था। और कलकत्ता को किस प्रकार हथियाते हैं? 1680 में औरंगजेब ने जजिया कर लगाया। मुगल सत्ता के केंद्र में कौन है? औरंगजेब राज कर रहा है दिल्ली के तख्त पर। 1680 में इसने जजिया कर लगाया था। जजिया कर क्या होता है? गैर मुस्लिम पर लगने वाले कर को जजिया कर बोलते हैं, अर्थात मुसलमान धर्म को छोड़कर जो अन्य सभी लोग हैं सब पर यह टैक्स देना पड़ता था। ये जजिया कर लगाया था औरंगजेब ने। तो अंग्रेजों ने सोचा, अंग्रेज यहाँ भी फ्री टैक्स कर मुक्त व्यापार करते थे, बंबई में भी कर मुक्त व्यापार करते थे। अंग्रेजों ने सोचा कलकत्ता में क्यों नहीं कर मुक्त व्यापार किया जाए। तो ये सीधे मुगलों से भिड़ लिए। कौन? अंग्रेज सीधे मतलब मुगलों से भिड़े 1680 में। तो औरंगजेब की खोपड़ी खराब हुई। कहा भी कौन है जो अंग्रेज मात्र सिर्फ व्यापार के बहाने भारत आए थे और सीधे हमसे भिड़ रहे। तो औरंगजेब ने पूरे अंग्रेजों को भारत से बाहर फेंक दिया, अर्थात भारत से बाहर कर दिया पूरे अंग्रेजों को, जो मद्रास में बंबई में सबको इकट्ठा करके भारत से बाहर कर दिया औरंगजेब ने। तो और सब अंग्रेज है वो फुलटा, ये प्रश्न पूछा जाता है, सभी अंग्रेज फुलटा नामक द्वीप पर जाकर शरण लेते। कौन से द्वीप? फुलटा द्वीप पर जाकर शरण लेते हैं। और फिर धीरे धीरे अंग्रेजों ने दिमाग से काम लिया, भाई सीधे मुगलों से भिड़ने से तो काम चलेगा नहीं। उन्होंने संधियों के द्वारा राजदूत के माध्यम से फिर क्षमा मांगने की प्रयास किया। तो अंग्रेजों का एक अंग्रेज था जॉब चोर्नक ने फिर से मुगल दरबार में क्षमा याचना करता है। और जॉब चोर्नक ने 1700 ईस्वी में कलकत्ता शहर और फोर्ट विलियम किला बनाया। यह प्रश्न पूछा जाता है, किसने? जॉब चोर्नक ने 1700 ईस्वी में कलकत्ता शहर और फोर्ट विलियम किला कहां बनाया? कलकत्ता में। फोर्ट विलियम किला कलकत्ता में बनाया। और आगे 1707 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण घटना घटित होती है। 1707 में होता है औरंगजेब की मृत्यु और मुगल दरबार का धीरे धीरे अंत होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अंतिम शक्तिशाली मुगल सम्राट था औरंगजेब। इसकी मृत्यु 1707 में हो जाती है। जैसे ही मुगल सत्ता धीरे धीरे बिखरनी शुरू होती है, अंग्रेज धीरे धीरे अपने हस्तक्षेप बढ़ाना शुरू करते हैं। और 1715 में एक बादशाह बनता है फर्रुखशियर। और इस फर्रुखशियर के दरबार में जॉन सरमन के नेतृत्व में एक मिशन आया था। किसके नेतृत्व में? जॉन सरमन के निर्देशन में। अब जो फर्रुखशियर बादशाह था उसको एक फोड़े की बीमारी हो रही थी, मतलब उस इतनी खतरनाक बीमारी थी कि फर्रुखशियर को जान भी गंवानी पड़ती थी। लेकिन जॉन सरमन के साथ में हैमिल्टन और ख्वाजा सेउर्द, पूछा जाता है जॉन सरमन के साथ दो अन्य कौन थे? हैमिल्टन और ख्वाजा सेउर्द। जो हैमिल्टन था ये डॉक्टर था और सर्जन भी कह सकते हैं, सर्जन था। इसने फोड़े का इलाज कर दिया, मतलब फोड़े की सर्जरी कर दी। किसने? हैमिल्टन ने। ख्वाजा बादशाह फर्रुखशियर के फोड़े की सर्जरी किसने की है? हैमिल्टन नामक डॉक्टर ने। यह प्रश्न पूछा जाता है। तो इस प्रकार वो बादशाह फर्रुखशियर बहुत प्रसन्न होता है, मतलब फोड़े का इलाज होने के कारण, और कंपनी को बहुत ज्यादा रियायतें दे देता है। कौन कौन सी मुख्य रियायत है? बंगाल, बिहार और उड़ीसा को कर मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी, अर्थात भारत का बहुत बड़ा हिस्सा, अर्थात यहाँ पड़ता है जैसे कलकत्ता है, बिहार है, उड़ीसा, एक बहुत बड़े क्षेत्र की कर मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी। तो इस प्रकार अंग्रेजों को बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ हासिल हो जाता है। और मुंबई में टकसाल को मुगल प्रशासन में मान्यता दे दी। मुंबई में एक टकसाल हुआ करती थी अंग्रेजों की, अंग्रेज अपना रुपया बनाते थे, इसको पूरे मुगल दरबार में उस रुपये को मान्यता वैधता प्रदान कर दी। इस प्रकार मतलब कंपनी को बहुत ज्यादा रियायतें दे दी। किसने? बादशाह फर्रुखशियर ने। इस प्रकार कंपनी अपने धीरे धीरे राजनीतिक व्यवस्था के हस्तक्षेप को बढ़ाती है और पूरे भारत पर राज करना प्रारंभ करती है। सभी राजाओं को आपस में भिड़ा लड़ाकर राजनीतिक रूप से अधिकार कर लेती है। तो और
इस प्रकार जो बादशाह फर्रुखसियन ने दो इतनी बड़ी रियायतें कंपनी को देने के कारण इसको कंपनी का मैग्ना कार्टा या महाअधिकार पत्र भी कहा जाता है। इस प्रकार हमने अंग्रेजों की जो आगमन से रिलेटेड कुछ प्रश्न है उनको डिटेल के माध्यम से चर्चा करने का प्रयास किया। अगर आपको ये चीजें पसंद आती है तो लाइक, शेयर और एक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। और आगे की क्लासें लगातार होती रहेगी। थैंक यू।